नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती द्वारा प्रस्तुत अग्निपुत्र सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास महादंड पार्ट 5। तीसरे दिन काहन महान का वह नाटक शुरू हुआ जिसका इंतज़ार मुझे बेचैन कर रहा था। एक उल्लेखनीय शानो शौकत के साथ आमून के बेटे यानी कि मेरा पदार्पण एल्मोस के उस विशाल शाही महल में हुआ जिसकी विशाल इमारतों को मैं काहन महान के मठ से देखता आ रहा था। और मलिका आर्गसी के शरबती यौवन की उस दिन की झलक के बाद तो मुझे वह शाही महल और अधिक सुंदर व भव्य लगने लगा था। एल्मोस मुझे अपनी सोचों से कुछ अधिक ही बूढ़ा लेकिन चाक चौबंद नजर आया। महल के एक विशेष हिस्से में मेरे ठहरने का प्रबंध किया गया था और प्रोफेसर इस शांति में हिस्से की भव्यता भी देखने ही योग्य थी। मेरी अगवानी स्वयं सम्राट व खुदाबंद एल्मोस ने की थी। उसने मेरी शान में जमीन और आसमान एक कर दिया था। स्वागत है आमून के बेटे, शुभ आगमन आसमान के वासी। हाँ, मैं तेरे ललाट पर दमकते सूरज की चमक देख रहा हूँ। यह चमक महानता की प्रतीक है। मिस्र की सरजमीन पर हम तेरा स्वागत करते हैं। तू वह है जिसके आने का पता हमें बहुत पहले से था। आ ये आमून के बेटे की हमारे बीच रहे, हमें बरकतें व खुशियाँ प्रदान कर। और प्रोफेसर, मिस्र का वह सम्राट मेरे चरणों में झुक गया। उसके साथ उसके जो 20 ओहदेदार थे वह सब भी झुक गए। बहरहाल प्रोफेसर, मिस्र की सरजमीन पर मेरे लिए एक विशेष मुकाम बन गया था। एल्मोस ने मेरे आराम के लिए समुचित प्रबंध किए थे। हर सुख सुविधा उपलब्ध थी यहाँ। हाँ, एक कमी थी तो यह कि मुझे अभी तक आर्गेसी की सूरत देखने को नहीं मिली थी। एल्मोस को शाम को दर्शन करने की कह लौट गया था। सलामोस मेरे संग था और आज भी वह मुझे शहंशाह एल्मोस और मिस्र साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहा था। दिन ढले सम्राट एल्मोस के स्वागत भोज में भाग लेने जाने से पहले सलामोस ने मुझे स्वयं अपने हाथों से सजाया। उस रात्रि भोज के लिए तो मैं स्वयं भी बेचैन था। उम्मीद जो थी प्रोफेसर कि वहाँ आर्गेसी की सूरत देखने को मिलेगी। एल्मोस भी जैसे मुझसे मिलने को बेचैन था। सलामोस और शायद मलिका आर्गेसी ने शहंशाह को मेरी महानता के बारे में बहुत कुछ बता दिया था और वह आमून के बेटे से नियामतें व खुशियां बटोरने की फिराक में था। मेरे सम्मान में आयोजित की गई उस रात की रस रंग भरी महफिल का भी अंदाज बड़ा निराला था। रंगीनी अय्याशी शायद उस दौर के हर संपन्न व्यक्ति की रगों में समा चुकी थी। फिर एल्मोस तो मिस्र का सम्राट था। वह विशाल हॉल जिसमें महफिल का आयोजन किया गया था अपने आप में ही बड़ा निराला था। कुछ ओहदेदारों के साथ एल्मोस रात की रंगीनियों में खो जाने को बेचैन था। मेरी आमद पर उसने फिर मेरी प्रशंसा में राग लापे और मुझे मेरे लिए निश्चित विशिष्ट स्थान पर बिठा दिया गया। विशाल हॉल के ठीक मध्य में एक बड़ा सा हौज था। हौज के एक तरफ आसन लगाए गए थे। एक तरफ हसीन युवतियां वाद्य यंत्र लिए तैयार बैठी थी कि कब शहंशाह का इशारा हो। हौज से उठ रही महकती खुशबू ने तुरंत ही इस बात का एहसास दिला दिया कि उस स्वच्छ निर्मल हौज में पानी नहीं, शराब भरी है। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात, वे जीवित महकते फूल थे जो शराब की सतह पर उभरे नजर आ रहे थे। हाँ प्रोफेसर, वे शराब में गर्दन तक डूबी उन अल्हड़ नव यौवनाओं के फूल से खिले चेहरे थे जो शहंशाह के किसी इशारे के प्रतीक्षक थे। हॉल में एक तरफ नर्तकियों का वह महकता हजूम भी नजर आ रहा था जिन्हें विशेष तौर पर आज रात की इस महफिल के लिए सजाया गया था। मेरे आसन संभालते ही एल्मोस का हाथ उठा और इसके साथ ही संगीत लहरी की मादक धुनें बिखरती चली गई। मेरी निगाहें निर्मल स्वच्छ शराब में डूबी उन यौवनाओं के पूर्णता शरीरों पर जमी थी जिसकी झलक शराब में और भी अधिक मादक लग रही थी। संगीत की मादकता का साथ दिया हौज में प्रतीक्षारत उन मद मछलियों ने। वह हरकत में आई तो जैसे सारे माहौल में नशा सा व्याप्त हो गया। नर्तकियां भी अब संगीत की लय पर अपना नृत्य पेश करने लगी थी। संगीत बिखरता रहा, नृत्य जारी रहा और हौज में तैरती हुई सजीव मछलियां शराब के जाम भर भर कर पेश करती रही। शराब जिसमें उनके कुंवारे बदनों की महक भी थी और यौवन की मादकता भी। वह न जाने उनके आगरे अस्तित्वों की कशिश थी या शराब का असर कि पीने वाले कुछ जाम पीकर ही बेसुध हो चले थे। एल्मोस की रंगीनी मुझे अपनी चरम सीमा पर नजर आ रही थी प्रोफेसर।
जिंदगी का रस यूं भी निचोड़ा जा सकता है, मैं पहली बार देख रहा था। हमारे सम्मुख नाचने वाली नर्तकियां भी अपने फन की माहिर थी। मैं जिज्ञासु सा ही यह सब निहार रहा था। शराब के कई जाम मैं अपने गले में उतार चुका था और उसके सुरूर में अब मुझे यह महफिल कुछ और ही रंगीन नजर आने लगी थी। तब एमोस की ताली की आवाज पर एक खुले दरवाजे में कुछ नकाबपोश नर्तक संगीत की लय पर थिरकते हमारे सामने आ गए। नृत्य की एक सरता से बचने को शायद इस प्रोग्राम को कई रंग दिए गए थे। अब नर्तकों व नर्तकियों के सह नाच में कुछ और ही मजा आने लगा। मैं तालाब में तैरती उन सुंदरियों को भुला इस रोचक नृत्य में खो गया। तब संगीत ने दूसरा रूप धर लिया। अब वह प्यार व मिलन का गीत पेश कर रहा था और उसके साथ ही लड़कियां मुस्कुराती हुई नाचने लगी। विचित्र नाच था, लेकिन बहरहाल मैं उसकी दिलचस्पी से इनकार नहीं कर सकता था। लड़कियां हर खाली जाम शराब से भर रही थी और सुरूर बढ़ता जा रहा था। एमोस भी नाच में मगन था। मैंने एमोस की तरफ देखा। एक लड़की एमोस के आगोश में भिजी हुई थी। मेरी आंखें भी जल रही थी। शराब तो मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती थी, लेकिन नाचने वालों की उत्तेजना पैदा करने वाली हरकतें मुझे होशो हवास से बेगाना किए दे रही थी। दूसरी तरफ नाचने वाले सभी पड़ावों से गुजर चुके थे। एमोस की अब नाच के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वह मुझे भी भूल चुका था और यूं भी वह लड़कियों के घेरे में मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। मेरे निकट बैठी हुई लड़की ने मेरे आगोश में सिर रख दिया और मैं एक झटके से उठ गया। अब मैं इतना असभ्य व जंगली भी नहीं था प्रोफेसर, कि सभ्यता के उस दौर के वाशिंदों की तरह अपने आप को पागलों की पंक्ति में ला खड़ा करता। मैं भारी कदमों से चल पड़ा। मेरी कनपट्टियां सुलग रही थी। जेहन साई साई कर रहा था। बदन जल रहा था और मैं चल रहा था अपने शयन कक्ष की तरफ। हाँ, अगर शयन कक्ष में मेरी सेविकाएं मौजूद हुई और उन्होंने मेरा आगोश पसंद किया तो बस उनमें से किसी एक को चुन लूँगा। महल में चारों तरफ खामोशी थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मेरी सेविका लड़कियों का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं था। मैं शयन कक्ष का द्वार खोलकर अंदर प्रविष्ट कर गया। तब रंगीन दीपदानों की रोशनी में मैंने अपने बिस्तर पर कोई खूबसूरत स्पंदन महसूस किया। मेरी आंखें खुल गई। सुर्ख रंग के झिलमिलाते लिबास में मेरे बिस्तर पर आर्गेसी मौजूद थी। आर्गेसी मेरी पसंदीदा औरत। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। इस वक्त आर्गेसी की मौजूदगी मेरे लिए ऐसी थी जैसे प्यास से जान तोड़ते हुए इंसान के होठों तक पानी पहुंच जाए। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और आर्गेसी के खूबसूरत होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानती थी, उसने सरगोशी की। क्या जानती थी आर्गेसी? मैंने उसके निकट बैठकर प्यार से देखते हुए कहा, आसमान के रहने वाले जमीन के गिरे हुए इंसानों से बुलंद होते हैं। वह किसी तरह भी उन जैसे नहीं हो सकते। आर्गेसी ने पूर्वता मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब भी नहीं समझा। मैंने उसकी तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, तुम एमोस की जन्नत से आ रहे हो? उसने मेरे आगोश में आते हुए कहा। हाँ, मैंने उसे सीने से लगा लिया और मैं उस जन्नत के बारे में खूब जानती हूँ। ओह, क्या जानती हो उसके बारे में? वहाँ धरती की गिरावट उभर आती है। तुमने ठीक कहा आर्गेसी, लेकिन तुम वहाँ क्यों नहीं रुके? मुझे वह दृश्य पसंद नहीं आया। मैं इंसान और जानवरों में अंतर बनाए रखना पसंद करता हूँ। यह तुम्हारे देवता होने का सबूत है? हाँ, तुम मेरे देवता हो। तुम कारुणों से श्रेष्ठ हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूँ। आओ, मेरे अस्तित्व से अपनी हर ज़रूरत पूरी कर लो। मैंने उसे बाजुओं में भींच लिया। आर्गेसी प्रातः तक मेरे पहलू में रही और फिर जब रोशनी फूटने लगी तो वह उठ गई। कल मेरा इंतज़ार करना, वह फुसफुसाई बेचैनी से। मैंने कहा और फिर वह मुझे अलविदाई चुम्बन देकर चली गई। मैं आराम करने लेट गया और सूरज चढ़े तक सोता रहा। फिर जब जागा तो मेरी सेविकाएं मेरी प्रतीक्षक थी। मैंने पहले दिन की तरह गुस्ल किया। सेविकाएं अब भी मेरे लिए ललायत थी, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वह पहले की तरह प्यासी ही रही। काफ़ी देर बाद मैं दरबार में पहुंचा और एमोस, जो पूर्वतः ही अपने वहशियाना खेल में मगन था, मुझे अकेला देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में वहशत की चमक थी। रोजाना की तरह वह दोपहर को उठा और मेरे साथ महल में आ गया। तेरे कदमों की बरकत से मेरे बहुत से काम बन रहे हैं। वह वहशी कबीले हमारे जाल में आ गए हैं।
जो मुझे सम्राट स्वीकार नहीं करते थे। मेरे हरकारों ने आज मुझे इत्तला दी है और यह भी बताया है कि कैद होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अब तो देखेगा आमोन के बेटे कि इस मैदान में नित नए खेल होंगे। हाँ, बस कैदियों के यहाँ पहुँच जाने पर बड़ा खेल तरतीब दूंगा। यह बड़ा खेल हमेशा उस वक्त होता है जब कोई कबीला हथियार डाल देता है। मैं इस बात का कायल हूँ। सूरज के लगते जिगर कि दुश्मन को जिंदगी ही ना दो कि नित नए खतरे सिर उठाते रहें। तेरा क्या ख्याल है? जमीन के मामले में तू खुद ही बेहतर जानता है, मैंने लापरवाही से कहा और वह हंसने लगा। हाँ, तेरे आसमान पर यह दिलचस्प माहौल नहीं होगा। हाँ, सच बताना, मेरी जन्नत तुझे पसंद आई? बेहद, मैंने कुछ सोच मुस्कुराते हुए कहा। बेवकूफ़ बादशाह, वह सेविकाओं के झुरमुट में मदमस्त पड़ा था और उसकी मलिका मेरे बाजुओं में स्वर्ग तराश रही थी। खूब, आज तेरे सम्मान में मैंने अपने गुलामों को हिदायत की है कि नए नए खेल पेश करें। आज की रात बहुत हसीन होगी, चुनाचे अपनी आरामगाह में जा और खेल के लिए खुद को तैयार कर। दूसरी रात पहली रात से भिन्न नहीं थी, सिवाय इसके कि आज कुछ और अश्लील शर्मनाक नज़ारे देखने में आए। नए अंदाज से कुछ नृत्य आयोजित किए गए थे। उनका अंत कुछ उसी अंदाज में हुआ। अय्याश फितरत एमोस कामी कुत्ता बन गया और जब वह अपनी सुध-बुध खो बैठा तो मैं वहां से चला आया। मेरे बदन में आज भी मस्तियाँ टूट रही थी, लेकिन मेरी मांग, मेरी तलब मेरे कमरे में मौजूद थी। आर्गेसी ने खुद को कुछ अलग ही अंदाज में सजाया था। मैंने दौड़कर आर्गेसी को अपनी बाहों में ले लिया। रात की अंतिम पहर में वह मुझसे बोली, सूरज के बेटे, तुम आसमान के मेहमान हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अपना नहीं सकती। मेरी उम्र का यह दौर सबसे हसीन दौर है। तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं है। मैं आकाश से मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी जुदाई के बाद मेरी तन्हाइयाँ मेरे एकांत का राजदार होगा। आसमान के रहने वाले काहन महान ने बताया है कि तुम दिलों की हकीकत से वाकिफ हो। तुम मेरे दिल का हाल भी जानते हो। मुझे बताओ, मेरे लिए कौन सा वक्त उचित है? मैंने उसकी शक्ल देखी। मैं समझ गया प्रोफेसर कि वह क्या चाहती है। चुनाचे मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ आर्गेसी, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या तुझे और काहन महान को एमोस की रंगीन दुनिया देखने का संयोग कभी नहीं हुआ? मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, आर्गेसी ने कहा। तब मुझे हैरत है आर्गेसी, तूने आज तक उस सुनहरे मौके के बारे में कभी नहीं सोचा। एमोस शराब के नशे में चूर होकर एक तुच्छ केचुआ बन जाता है। वह इस कदर पी लेता है कि उसे कुछ होश नहीं रहता। ऐसी सूरत में अगर उसे शराब का एक ऐसा जाम पिला दिया जाए जिसमें तेज जहर हो, तो कोई तेरी तरफ ध्यान नहीं दे सकेगा। तुम शोक मनाना और फिर अपनी मुश्किल हल कर लेना। आर्गेसी मेरे पहलू से उठ गई। वह आश्चर्य भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। कई क्षणों तक वह उसी तरह बैठी रही और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है? आसमान के बाशिंदे, तूने मेरी मुश्किल हल कर दी और मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। इससे अच्छी तरकीब और क्या हो सकती है? तब मेरी एक और सेविका उनमें शामिल हो जाएगी जो उसे शराब पिलाती है। मैं तमाम इंतज़ाम कर लूँगी। मैं तेरी एहसानमंद हूँ। बेशक मैं तेरी एहसानमंद हूँ। बस मुझे रुखसत दे। यह काम जितनी जल्दी कर लूँ बेहतर है। आर्गेसी उठ गई, मुझे अलविदा कहकर बाहर निकल गई। मैं एक गहरी सांस लेकर आर्गेसी के बारे में सोचने लगा। खूबसूरत थी, उसे हमेशा के लिए अपनाया जा सकता था। मेरा मतलब है उस वक्त तक, वह जिंदा है या जवान है। लेकिन काहन महान की इच्छाएं कुछ और थी। वह अपने वंश को पुनः शाही तख्त पर देखने को ललायित था। फिर बहरहाल वह मेरा दोस्त बन चुका था और फिर मुझे बादशाह इत्यादि बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वहाँ रहते हुए अध्ययन या खोज भी नहीं कर सकता था। इसलिए एक औरत के किसी झगड़े में पड़ने से क्या फ़ायदा? रह गई एमोस की बात, तो वह एक दीवाना था और इंसानी जिंदगियों को वह जिस तरह नष्ट कर रहा था, उसे देखते हुए उसकी मौत एक नेक काम था, बशर्ते कि उसका बेटा उसी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश न करे। लेकिन इसका खतरा यूँ नहीं था कि काहन महान के कथनानुसार वह एमोस की औलाद नहीं था, बल्कि तीसरे खानदान का एक नौजवान था। फिर मुझे इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत क्या थी? उनका काम था, यही लोग निपटेंगे।
मैं आराम से सो गया। दूसरा दिन भी पहले दिन जैसा ही था। उस दिन मैं दरबार में एमोस के पास उसका शैतानी मनोरंजन देखने नहीं गया, बल्कि मैंने महल में ही आराम किया। और उस रोज दोपहर को काहन महान मुझसे मुलाकात के लिए आया। उसने अकेले में मुझसे मुलाकात की थी। आर्गिसी ने आज मुझे तुम्हारे बताए हुए प्रोग्राम के बारे में बताया है। बेशक यह योजना अत्यधिक सफल रहेगी। हम एमोस को हलाक करने के इल्जाम में किसी भी कनीज सेविका को मौत के घाट उतार देंगे और मामला दब जाएगा। और फिर दरबार में तुम्हारी इजाज़त से और मेरे हुक्म से आकाश को यहाँ का फारून घोषित कर दिया जाएगा। क्या तुम इस पूरे मंसूबे में हमारी मदद करोगे अस्लाक? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने बेजारी से कहा। मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहरहाल उन लोगों में रहने के लिए उनकी मदद करना ज़रूरी था, सो मैंने हामी भर ली। और प्रोफेसर, यह रात रंगीनियों की रात नहीं थी। कल मिस्र के इतिहास में कुछ नए हंगामे जन्म ले रहे थे। फिर भी मैं पहले दिनों की भांति ही एमोस के वासना गृह में मौजूद था और मैंने उस कनीज को भी देख लिया था जो उस खास काम के लिए मुकर्रर थी, और उस कनीज ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। अहमक शहंशाह को मालूम भी नहीं हो सका कि यह उसके जीवन की अंतिम रात है। हाँ, उसकी आखिरी चीखें अत्यंत ही भयानक थी। वह गर्दन पकड़े चीख रहा था और मस्ती में नशे में डूबे कह कह उभर रहे थे। सब यही समझ रहे थे कि वह भी नशे की दशा है, लेकिन जब उसके गले से खून के जमे हुए कतरे निकल पड़े तो बहुत से लोग चौंक पड़े और उसके गिर्द जमा हो गए। उसे दम तोड़ते देखने वालों में मैं भी था और उसके साथ रंग रलियां मनाने वाले की चीखें मैंने भी सुनी। और फिर मक्कार औरत के मातम करने का अंदाज। बेशक प्रोफेसर, आर्गेसी उस दौर की एक श्रेष्ठ अभिनेत्री थी। उसने वह क्रंदन किया कि मैं हैरान रह गया। वहाँ कनीज की निशानदेही व शिनाख्त मेरे अलावा और कौन कर सकता था? चुनाचे उस बदनसीब कनीज की मौत का जिम्मेदार मैं आज भी खुद को ही ठहराता हूँ। उसने जान देने के लिए यह काम इसलिए किया था कि शहंशाह ने उसे ठुकराकर दूसरी कनीज को अपनाया था। चुनाचे उसने इंतकाम लिया। उस कनीज का कहना यही था, और फिर उससे भी खूब इंतकाम लिया गया। उसी दोपहर को उस कनीज को हजारों की भीड़ के सम्मुख कत्ल करके उसका गोश्त कुत्तों को खिला दिया गया। मिस्रवासी चकित थे। खुदाबंद एमोस इस तरह दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, किसी को गुमान भी न था। बहरहाल पूरे शहर में शोक मनाया जाने लगा। यकीनन मिस्र के जिन जिन हिस्सों में यह सूचना पहुंच रही होगी, वहां की जिंदगी बदल गई होगी। उस रात और उसके दूसरे दिन भी आर्गिसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। महल के कोहराम की तो मिसाल ही नहीं थी। हाँ, आकाश महल में आ गया था। 6 फुट लंबा जवान, जो खूबसूरत भी था। उसे देखकर मेरे दिल में कोई प्रतिद्वंदिता पैदा नहीं हुई। उसका और मेरा मुकाबला ही क्या था? मैं जब चाहता उसे चुटकियों से मसल कर फेंक सकता था। लेकिन आर्गेसी से पूर्व बहुत ही औरतें मेरी जिंदगी में मेरी अंकशायनी बनी थी। केवल आर्गेसी ही तो नहीं थी जिससे मेरे संबंध बने हों। शायद इसलिए औरत के लिए मेरे मन में ईर्ष्या भाव खत्म हो गए थे। मैंने सोचा, ठीक है, आर्गेसी आकाश के पहलू में चली जाती है तो चली जाए। मेरे लिए यहाँ दूसरी लड़कियाँ भी हैं। इसी बहाने एक परिवर्तन तो हो जाएगा। खुद आकाश ने मेरे कदम चूमे थे और मेरे सम्मुख घुटनों के बल झुक गया था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर तीसरे दिन से ही नए शहंशाह, नए फारून के लिए हंगामे शुरू हो गए। काहन महान ने अस्थायी रूप से शासन संभाला हुआ था। उसने घोषणा की कि चौथे खानदान का वली अहद आकाश के अलावा और कोई नहीं है, सो आकाश को ही नया फारून बना दिया जाएगा। काहन महान ने कहा, चूंकि देवता आमून का बेटा खुद हमारे बीच मौजूद है, इसलिए आशा की जाती है कि आकाश का साम्राज्य अन्य साम्राज्यों से श्रेष्ठ ही होगा। उसके शासनकाल में मिस्र हंगामों से दूर रहेगा। ऐसे में बहुत से दावे किए गए प्रोफेसर, जो नए हुक्मरान करते हैं और फिर भूल जाते हैं। संक्षेप में यह कि ठीक 1 सप्ताह बाद आकाश को फारून बना दिया गया। उसके सिर पर ताज व हाथों में राजदंड दिया गया। इस दौरान दूर दूर से आने वालों ने सूरज के बेटे के दर्शन भी किए। मैंने भी मूर्खतापूर्ण अंदाज में आकाश को आशीर्वाद दिए और आर्गेसी इस दौरान मेरी निगाहों से भी छुपी ही रही। वह फारून का शोक मना रही थी। लेकिन उस रात को भोज पर, जहाँ केवल कुछ विशिष्ट लोग मौजूद थे, आर्गेसी भी नजर आई।
उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वहाँ कौन था जो उसे यूं प्रसन्नचित व पुलकित देख चकित होता? केवल जानने वाले थे, यानी कि मैं, काहन महान सलामोस और आकाश। आरगीसी की आंखों में आकाश के लिए चाहतों के दीप रोशन थे और आकाश भी उसके प्रति बहुत प्यार प्रदर्शित कर रहा था। काहन महान भी खुश था। उसकी योजना सफल रही थी, जिसके लिए उसने एक लंबा अरसा बिताया था। लेकिन मालूम नहीं था उन दोनों को, यानी आरगीसी और आकाश को, कि वास्तव में हुआ क्या है। वह नहीं जानते थे कि इस योजना के पीछे क्या उद्देश्य था काहन महान का और मेरे दोस्त का। खाने के बाद शराब का दौर चला। आरगीसी ने अपने हाथ से जाम बनाकर पहले आकाश को, फिर मुझे और फिर काहन महान को दिए और आखिर में खुद अपने लिए जाम तैयार कर लिया। जाम पीने के बाद उसके चेहरे पर खून जोश मारने लगा और उसने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, ये खुदाबंद आकाश, यह सब कुछ बखूबी पूरा हो गया, लेकिन अब बताओ कि काहन महान कौन बनेगा? क्या तेरे जहन में कोई है? इसका फैसला भी हम मुकद्दस आमून के बेटे से कराएंगे, आकाश ने नशे से भीगी आवाज में कहा। मैंने चकित भाव से ही उन दोनों की तरफ देखा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई थी। फारून के बदल जाने के बाद काहन महान का बदला जाना क्या अर्थ रखता था? और मैंने यह सवाल कर ही डाला उन दोनों से। इनमें काहन महान की ज़रूरत लाजमी है, क्योंकि सलामोस को तो रवाना कर ही दिया गया है एमोस के पास, और यह ज़रूरी था क्योंकि राज को राज ही बना रहने देने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ ज़रूरी होती हैं। आरगीसी ने कहकहा लगाकर सलामोस की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मैंने उसके शब्दों पर गौर करते हुए काहन महान की तरफ देखा, जिसकी गर्दन उसके सीने पर लुढ़क गई थी। मैंने उसे हिला डुला कर देखा, लेकिन अब उसमें जिंदगी का कोई भी क्षण शेष नहीं रह गया था। मैं उछल पड़ा और हैरत से पूछा, इसे क्या हुआ? वही जो एमोस को हुआ था, आरगीसी ने कहा और आकाश की तरफ देखकर हंसने लगी। आकाश के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मेरा जहन झुंझलाकर रह गया था। अहमद सलामोस ने अपना पूरा जीवन इस षड्यंत्र को सफल बनाने में नष्ट कर दिया था कि एक बार फिर उस खानदान को तख्त पर ला बिठाए जिस खानदान से वह खुद था। और जब उसकी साजिश सफल हो गई तो उन्हीं लोगों ने उसे कत्ल कर दिया जो उसकी आशाओं का केंद्र थे। वह उन्हें हकीकत भी नहीं बता सका कि वह कौन है और सलामोस खुद क्या था। और वह वहशी औरत, मैंने आरगीसी की तरफ देखा, वह पूर्वता ही मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। हाँ, तो मुक़द्दस के देवता के बेटे, इस काम के बारे में भी तेरी ही राय सर्वश्रेष्ठ होगी। मैं जानना चाहता हूँ आरगीसी कि तूने काहन महान को क्यों हलाक कर दिया? मैंने कदरे से कहा। आकाश चौंक पड़ा, लेकिन आरगीसी पूर्वता ही मुस्कुराती रही। तू दिलों का हाल ज़रूर जानता होगा आमून के बेटे। तुझे यकीनन मालूम होगा कि राजों की पर्दापोशी के लिए सब कुछ करना होता है। तू इस ज़मीन पर पैदा नहीं हुआ और आसमान के लोग मासूम होते हैं। काहन महान को हकीकत मालूम थी, चुनांचे मुझे और आकाश को इसके हाथों में खेलना पड़ता। हमें केवल इसी के आदेशों की पाबंदी करनी होती, क्योंकि वह जिस वक्त भी चाहता वास्तविकता खोलकर हमारे लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता था। इसलिए उसकी रवानगी ही बेहतर थी। आरगीसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं दिलों का हाल भी जानता हूँ आरगीसी, लेकिन तू नहीं जानती वह गुप्त भेद जो अब मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं है। अफसोस मूर्ख औरत, तूने उसे फना कर दिया जो तेरे और तेरे बेटे व मौजूदा शहर का सबसे बड़ा हितैषी था। सुन, तूने उसे मौत दी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस काम के लिए लगा दी कि मिस्र की हुकूमत फिर से तीसरे खानदान को सौंप दी जाए। ठीक कहता हूँ मैं, ए संगदिल औरत, कि तेरा और तेरे मौजूदा शौहर का ताल्लुक उस तीसरे खानदान से है जिसका सर्वनाश करके चौथा खानदान यानी कि एमोस ने अपने वंशज को बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी और लंबी अवधि के प्रत्यना उपरांत वह मिस्र का प्रमुख काहन बन गया। फिर वह तुझे एमोस के रनवास तक पहुंचाने में सफल हो गया। सब कुछ उसी की कोशिशों से मुमकिन हुआ था और उसने एमोस की पहली पटरानी के नवजात बच्चे का अपहरण कराकर कत्ल करा दिया जब वह 5 दिन का था, और आकाश ने उसकी जगह ले ली क्योंकि आकाश तीसरे खानदान की औलाद में से था। सो यूं चालाक बूढ़े ने तीसरे खानदान के एक बच्चे की परवरिश एमोस के बेटे व वारिस के रूप में करा ली, और इस लंबी साजिश का अंत एमोस की मौत
और आकाश के राज्याभिषेक के साथ हुआ, और आज जब उसकी खुशी का पहला दिन था तो तूने उसे मौत की नींद सुला दिया। तो प्रोफेसर शक हो गया था उन दोनों को मेरी बातें सुनकर, और तमाम नशा हिरन हो गया था उनका। फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। फिर काफ़ी देर गुजर गई तो आकाश ने ठंडी सांस लेकर कहा, आह, हमसे जल्दबाजी हो गई है। जिस शख्स ने हमें यहाँ तक लाने के लिए ऐसी कठिन जद्दोजहद संघर्ष की थी, वह हमारे हाथों हलाक हो गया, और अगर वह जिंदा रहता तो हमारे कदम मजबूत करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। मुझे एहसास हो रहा है कि उसकी मौत वक्त से पहले हो गई है। फिर भी वह इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन वह इस महान कार्य को पूरा करके गया है, इसलिए उसकी आत्मा को तनिक भी अफसोस नहीं होगा, और ना ही उसकी मौत से कोई हंगामा खड़ा हो सकेगा। आमोन के बेटे, तूने हमें देर से इस हकीकत से आगाह किया, लेकिन अब क्या हो सकता है। इसके बावजूद मुझे उसकी मौत का रंज है। आकाश सचमुच ही व्यथित नजर आने लगा। गम न करो आकाश, हमें उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। आमोन का बेटा हमारी मदद करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, आरगेसी ने कहा। और मैंने नफरत से उस औरत को देखा। बड़ी बेगैरत औरत थी प्रोफेसर वह। तुम गौर करो, मेरे शयन कक्ष में वह मुझसे ही बनावटी चाहतों का प्रदर्शन कर चुकी थी, और अब आकाश के पहलू में ठीक मेरे सामने उससे इस कदर मोहब्बत दर्शा रही थी, और अपने महान हितैषी व शुभ चिंतक को उसने विष देकर मार डाला था, और अपने शौहर की जान भी ले चुकी थी, लेकिन पूर्ण निर्लज्जता व ठेठाई से मुझसे भी मदद मांग रही थी। चुनाचे मैं वहाँ से उठ गया। मैं तेरी इस हरकत से खुश नहीं हूँ आरगेसी। मैं सोचूंगा कि मेरा रवैया तेरे और आकाश के साथ क्या होना चाहिए, मैंने कहा, और वापसी के लिए मुड़ गया। मेरे जहन में वास्तव में आक्रोश था। बूढ़ा काहन महान मेरा दोस्त था। आरंभ कैसा भी था, उसने मुझे मार डालने के यत्न किए थे, पर बाद में वह मेरे सम्मुख झुक गया था, और मैं उससे मिस्री साम्राज्य के बहुत से भेद मालूम कर रहा था। मैं उस कमरे से निकल आया, और फिर मैं महल में भी नहीं रुका, और अकेला ही काहन महान के मठ में आ गया, जहाँ किसी को उसकी मौत के बारे में कोई खबर नहीं थी। मैं जानता था कि मेरे इस तरह चले जाने से आरगेसी और आकाश पर क्या गुजरी होगी। आकाश निर्विरोध फारून था। यह ठीक था कि उसकी बादशाहत स्वीकार कर ली गई थी, सिर्फ इसलिए कि एमोस के देहांत के बाद वही गद्दी का उत्तराधिकारी था। लेकिन एमोस के वफादारों को अगर इस साजिश का ज्ञान हो जाता तो निसंदेह मिस्र एक संगीन रक्तिम दौर का शिकार बन जाता, और तीसरे खानदान के दुश्मन इस आरगेसी को कभी क्षमा न करते। मठ के एक कमरे में बैठकर मैं अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। तब प्रोफेसर वही उकताहट मेरे जहन में भर आई। मैं इन लोगों से असंबंधित था, और मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं था। मैं तो यहाँ अजनबी था। जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। राजा बदलने से मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। वह मर चुका था, जो मेरी ज़रूरत थी। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कहीं और चला जाऊँगा। आरगेसी ने जो कुछ किया वही उसकी जिम्मेदार है। अगर किसी अन्य स्रोत से इस साजिश का भेद खुल जाता है तो खुलता रहे। मिस्रवासी अगर आरगेसी और आकाश को सरेआम पत्थर मार मार कर मार डालें तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। खुद मेरी कोशिश से कोई हंगामा जन्म ले, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, और यही फैसला किया मैंने वहाँ बैठकर कि मेरी हैसियत एक तमाशाई की है। यही उलझनों का हल है। रह गई मेरी ज़रूरतें, तो मिस्र में सुंदर जवान युवतियों की क्या कमी थी। अब तो मैं यहाँ के वातावरण को पूर्णतः समझ चुका था, इसलिए मुझे उन्हें प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं थी, और वह फैसले करने के बाद मैं संतुष्ट व निश्चित हो गया। लेकिन आकाश और आरगेसी कैसे निश्चित हो सकते थे। ज़्यादा देर नहीं हुई कि आरगेसी का संदेशवाहक मेरे पास पहुंच गया, और उसने मुझे उसका संदेश दिया। मलिका आरगेसी आज शाम आपके दर्शनों की अभिलाषी है, उसने कहा। मैं शाम को मठ में उसका इंतज़ार करूंगा, मैंने कहा, और संदेशवाहक वापस लौट गया। फिर रात हो गई, और जब अंधेरे पूरे वातावरण को निगल चुके तो आरगेसी एक स्याह लबादा ओढ़े मेरे शयन कक्ष में दाखिल हो गई, और आते ही उसने लबादा उतार दिया। उसका चेहरा मलिन था, वह आंखें अत्यधिक सुर्ख व चिंतित नजर आ रही थी। वह गर्दन झुकाकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने लबादे के नीचे का लिबास देखा, और होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अनूठे तराश का लिबास पहना हुआ था उसने।
आर्गेसी अब आकाश के संरक्षण में चली गई थी। मैं जानता था कि अब उसको प्राप्त करना कठिन है। आज भी वह न जाने आकाश से क्या कहकर आई होगी। इसके बाद शायद उसे कभी अवसर न मिल सके, क्योंकि आकाश उसे किसी अन्य के एकांत में कहाँ देख सकेगा, और इस स्थिति में कि वह अब मिस्र का सम्राट है। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया था आर्गेसी, कहो क्या बात है। मैं क्षमा मांगने आई हूँ आसमान के बेटे, मैं शर्मिंदगी दर्शाने आई हूँ। आज मुझसे मूर्खता हुई। मैंने उसे धोखा दिया जिसने मेरी जिंदगी के कठिन रास्ते पर मेरा साथ दिया था, उसने दुखी लहजे में कहा, और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मकसद बयान करो आर्गेसी, बेझिझक, मैं गौर से सुनूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। वह समझ गई थी कि मैं उसके अभिनय से प्रभावित नहीं हुआ हूँ। मकसद, वह होंठ भींचकर बोली, मकसद यह है आसमान के बेटे कि तुम हमारे सुख के लिए हमें आशीर्वाद दोगे। मुकद्दस सलामोस मेरी मूर्खता का शिकार हुआ है। आकाश बेकसूर है, और अगर तुमने हम दोनों को माफ़ न किया तो हम जानते हैं कि हमारा प्रभुत्व बरकरार नहीं रह सकेगा। तुम अपने तख्त, अपने प्रभुत्व की जमानत मांगने आई हो। हाँ, अभी मिस्र में इतनी ज़रूरत नहीं कि वह आकाश की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा सके, लेकिन अगर आमून का बेटा उन्हें बताएगा कि क्या हुआ है तो पूरे मिस्र में बगावत फूट उठेगी और तख्त हिलकर रह जाएगा। फिर शायद आकाश अपने कदम न जमा सके, खास तौर पर इसलिए कि उसका ताल्लुक तीसरे खानदान से है। आर्गेसी ने जवाब दिया। मैं हंसने लगा। यह सच है आर्गेसी कि काहन महान मेरा दोस्त था, लेकिन तुम वह कर चुकी हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और फिर तुमने भी मेरी मित्रता प्राप्त कर ली है। मैं उन रातों को फरामोश नहीं कर सकूंगा जो मैंने तेरे साथ गुजारी हैं, और इन्हीं रातों के बदले मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन मुझे बताओ कि क्या आकाश की मौजूदगी में भी तुम मुझे एकांत का सामीप्य बख्श सकोगी? आर्गेसी की आंखें चमक उठी। उसके होठों पर एक भेद भरी मुस्कुराहट फैल गई, और उसने अपनी जगह से उठकर मेरे निकट बैठते हुए कहा, आकाश मेरी पसंद है, लेकिन उस वक्त की जब तुम मेरे सामने नहीं थे। मैंने तुम्हें पेशकश की थी आमोन के बेटे कि अगर तुम मिस्र की हुकूमत पसंद करो तो मैं आकाश को ठुकरा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना जवाब याद होगा। तब मैं निराश हो गई और मैंने आकाश ही को उचित जाना। अगर तुम अब भी मिस्र का सम्राट और आर्गेसी के शौहर बनना चाहो तो आकाश को भी एमोस और काहन महान की सेवा में रवाना किया जा सकता है। बोलो, क्या तुम तैयार हो? और मेरा जवाब पहले वाला ही हो तो? मैंने मुस्कुराते हुए चालाक और वहशी औरत की आंखों में झांका। तब मैं इन मजबूरियों की तरफ से आंख न मूंद सकूंगी। आकाश जवान है और मैं उसकी पसंदीदा औरत हूँ। मेरे साथ गुजरने वाली पहली रात के बाद वह एक क्षण को भी मुझसे जुदा होना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी मजबूरी तुम्हारे सामने रख रही हूँ। हाँ, मेरा वायदा है कि जब भी एकांत नसीब हुआ तुम मेरे स्वामी होगे। मुझे मंजूर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वह मारे खुशी के मुझसे लिपट गई। मैं खुद भी तुम्हें दूसरे 1000 मर्दों पर महत्व देती हूँ। कौन औरत तुम्हारी आरजू नहीं करेगी? फिर वह जिसने तुम्हारा सामीप्य पा लिया हो, वह तुम्हें जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल सकेगी। उसे जब मर्द की कामना होगी तुम उसकी निगाह से हट नहीं सकोगे। तब वह निढाल सी होकर मेरे सामने बैठ गई। जब मैं तेरा सामीप्य हासिल कर लेती हूँ आसमान के बेटे, तो फिर सारी दुनिया मुझे तुच्छ नजर आने लगती है। वह उदास लहजे में बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपना लिबास उठाकर पहन लिया और फिर गर्दन लटकाए लटकाए बोली, तो अब मैं इत्मीनान से वापस जाऊं? हाँ, जो इत्मीनान तू चाहती है वह मैं तुझे दिला चुका हूँ, लेकिन यहाँ मेरी क्या हैसियत होगी? जो हैसियत तू चाहे। मिस्र की सरजमीन तेरे लिए खुली पड़ी है। अगर मेरी माने तो कुछ दिन के लिए काहन महान का ओहदा संभाल ले और इसी पूजा गृह में रह। नहीं आर्गेसी, मैं ऐसी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करूँगा। मेरी राय है कि तू अपने मकसद का आदमी तलाश करके इस ओहदे पर बिठा दे। मैं तेरी मदद करूँगा, मैंने जवाब दिया, और आर्गेसी किसी सोच में डूब गई। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं आकाश से मशवरा करूँगी। तेरी तरफ से इत्मीनान होने के बाद मुझे कोई फिक्र नहीं रही है। मगर फिर तू सरजमीन मिस्र में क्या हैसियत चाहता है? मैं उस वक्त तक यहाँ रहूँगा जब तक पसंद करूँगा। शहर से दूर झील के किनारे मेरे लिए एक इमारत बनवा दे, जहाँ मैं अपने दोस्त सितारों से बातचीत करता रहूँ।
उस इमारत को हसीन लड़कियों से सजा दे जो मेरी ज़रूरत पूरी करती रहें, और उस इमारत को आमून का मंदिर करार दे जो सिर्फ उसी वक्त लोगों के सामने आता है जब उसे ज़रूरत हो। मेरा मतलब समझ गई होंगी? हाँ, खूब समझ गई हूँ, और ऐसा ही होगा जैसा कि तू पसंद करेगा। मैं तेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगी, उसने कहा, और फिर वह वापस चली गई। तो यूँ मैंने मिस्र में रहने की ठान ली। उसके अतिरिक्त मामलों से अलग रहकर अपना काम जारी रखना चाहता था, और मैं तो एक सैलानी इंसान था प्रोफेसर। जब मेरा दिल यहाँ से भर जाता तो मैं किसी दूसरी तरफ निकल जाता। मठ में कुछ दिन बड़े फीके और रंगहीन गुजरे। मैं धैर्य कर रहा था और उधर खिचड़ी पक रही थी। आरगीसी ने हालांकि आकाश को यकीन दिला दिया था कि मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, लेकिन आकाश एक कायर फारून था। वह आरगीसी के सामीप्य में भी मर्द नहीं बन सका मेरे खौफ से, और उसने कि उसका भविष्य, उसकी जिंदगी मेरे कदमों तले है, तो उसे ऐसी जिंदगी, ऐसी प्रभुता स्वीकार नहीं है जिसमें खौफ शामिल हो। वह निष्कंटक साम्राज्य करना चाहता था, और उसने आरगीसी को उकसाया कि मैं न मरने वाला इंसान नहीं हूँ, बस एक चालाक हस्ती हूँ जिसे मिटाना असंभव नहीं है। यहाँ तक कि उसने आमादा कर लिया उस औरत को शरारत पर, और एक शाम 2 हसीन जवां औरतें उसका संदेश लेकर मठ में मेरे पास आ गई कि आरगीसी महल में मुझसे मुलाकात करना चाहती है। मठ की शुष्क रसहीन जिंदगी से मैं भी उकता गया था, क्योंकि अब सलामोस नहीं था जो मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखता, और दूसरे पुजारियों को मेरी ज़रूरतें पूछने का साहस ही नहीं था। वह तो केवल मेरी पूजा करते थे और मुझसे खौफजदा रहते थे। चुनासी उस शाम में आरगीसी के पास पहुंच गया, लेकिन वह फाशा अकेली नहीं थी। उसका बेटा, उसका महबूब उसके पहलू में मौजूद था, और अल्हड़ युवतियाँ साज बजा रही थी। तब उसने हाथ का इशारा किया, वह साज रुक गए, और फिर साज बजाने वाली गर्दनें झुकाए बाहर निकल गई। तब आरगीसी मुझसे संबोधित हुई, आमून के बेटे, हमने तुझे मशवरे के लिए तलब किया है। कैसा मशवरा दरकार है आरगीसी? मैंने सपाट निगाहों से उसे देखते हुए कहा। आरगीसी के चेहरे की सुर्खी व आकाश के चेहरे की खुशी से मुझे एहसास हो गया कि आकाश की इच्छा पूरी हो गई है। उसे आरगीसी का मिलन नसीब हो चुका है, और शायद आरगीसी भी उस देवकाय नौजवान से असंतुष्ट नहीं थी। काहन महान के बारे में कि उसका होना ज़रूरी है। शहर में दबी जुबान में बातें होने लगी हैं कि काहन महान कहाँ गायब है। उसके बारे में मैं अपनी असमर्थता दिखा ही चुका हूँ। और हाँ, काहन महान की लाश कहाँ गई? उसे मैंने ठिकाने लगा दिया है, मुकद्दस आमून के बेटे। लेकिन मैं हैरान हूँ, आग के दहकते अलाव में काहन महान की लाश इस तरह तैर रही थी जैसे पानी पर, और आज भी वह उसी अवस्था में है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या राज है, आकाश ने जल्दी से कहा, और मुझे उसकी बकवास सुनकर सचमुच ही हैरत हुई। वह अलाव कहाँ है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मैंने कहा। हाँ, मेरी भी यही राय है आमून के बेटे। तो उस आग पर तैरती हुई लाश की पहेली हल कर और हमें परेशानी से निजात दिला। आ मेरे साथ, उठ। आकाश उठ गया और हम तीनों चल पड़े उस हैरत अंगेज अलाव को देखने। लेकिन मैंने आरगीसी के चेहरे पर निगाह नहीं की थी, वरना साफ पता चल जाता कि उसके खूबसूरत चेहरे पर जुर्म के साए मंडरा रहे हैं। कई घुमावदार रास्तों से गुजरकर हम फारून के अग्निकुंड तक पहुंचे, जो काफी गहराई में था। अग्निकुंड था या नरक की आग, आसपास का माहौल तप रहा था। आग गहराई में थी, लेकिन शोले बुलंदियों तक पहुंच रहे थे। एक जगह आकाश रुक गया। उफ, आग की तपिश कितनी प्रचंड है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। देख आमून के बेटे, काहन महान की लाश शोलों की जिव्याओं के साथ बुलंद हो रही है। क्या तू आगे बढ़ने की शक्ति रखता है? साहस है तुझमें आगे बढ़कर देखने का? और सच तो यह है प्रोफेसर कि मैं बदकार आकाश की चालाकी को समझ गया और उस पत्थर की तरफ बढ़ गया जो अग्निकुंड का आखिरी पत्थर था। लेकिन जो ही मैंने पत्थर पर कदम जमाकर आग के शोलों में झांका, आकाश ने वह रस्सी खींच दी जो उस पत्थर को रोके हुए थी, और पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी। मेरे कदम न संभल सके और मैं उस प्रचंड अग्निकुंड में जा गिरा। लेकिन वह अहमक नहीं जानते थे कि उस आग को देखकर मेरे शरीर के मसानों ने कुछ तलब करनी शुरू कर दी थी। अगर वह मुझे न गिराते और काहन महान की लाश भी न मिलती, तब भी मैं अग्नि स्नान किए बिना नहीं रह सकता था। उन दोनों की मक्कारी पर मुझे गुस्सा आ रहा था।
लेकिन आग की आनंदप्रद तपिश मेरे शरीर में एक लज्जत बनकर दाखिल हो रही थी। इस मनमाते स्नान के एवज में ही मैंने खुले दिल से काम लेकर एक बार फिर उन दोनों को माफ कर दिया। आग मेरे शरीर में समाती रही और मेरा मन मस्तिष्क निखरता रहा। मेरे अस्तित्व ने जैसे सदियों की तृष्णा बुझाई थी। ऐसे में मुझे हमेशा नव जीवन प्राप्ति का ही एहसास होता था और मेरा सोने जैसा चमकदार बदन कुछ और भी चमकदार हो गया। मैं सोच रहा था कि आकाश ने मेरी मौत क्यों जरूरी समझी। क्या ईर्ष्या की भावना से? क्या उसे एहसास हो चुका है कि आर्गेसी का यौवन उससे पूर्व मेरा रह चुका है, या फिर कोई और कारण? लेकिन कारण तो वे दोनों ही बता सकते थे। दूसरी बात यह है कि खुद आर्गेसी भी आकाश की साजिश में शरीक थी। उसने भी काहन महान की तैरती हुई लाश की तस्दीक की थी। उफ्री औरत किस अथाह चाहत व प्रेम का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन समाप्त करने की साजिश में भी आगे आगे थी और इससे पहले कह रही थी कि अगर मैं मिस्र का सम्राट बनने को तैयार हो जाऊं तो आकाश को भी एमोस के पास पहुंचाने को तैयार हूं। अग्नि स्नान से पूर्णता आनंदित होने के बाद मैंने ऊपर निकलने की सोची। मुझे विश्वास था कि वे दोनों मेरी मौत की तस्दीक करने के लिए नहीं रुके होंगे। उनकी तो भ्रम में भी नहीं हो सकता था कि आग के खौफनाक शोले किसी को जिंदगी भी बख्शते होंगे। चुनाचे वे मेरी मौत का यकीन किए बिना ही वापस जा चुके होंगे। मैंने अग्नि कुंड की दीवारों को टटोला। कंगूरीदार दीवारें थी, सो मैं उन कंगूरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद ही अग्नि कुंड से निकल आया। ऊपर कोई नहीं था। मैं उस कमरे के दरवाजे की तरफ चल पड़ा जो अग्नि कुंड तक जाने का रास्ता था। दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था, लेकिन मेरी 2 ठोकरों से वह टूटकर गिर पड़ा। उसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। सो तुरंत ही 2 सशस्त्र सैनिक अंदर घुस आए। उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो मुंह फाड़कर रह गए। यह अग्नि कुंड के रक्षक थे और शायद आकाश की योजना से वाकिफ थे। मुझे जीवित सकुशल व एक नए रूप में देखकर वह खौफ से थर थर कांपने लगे, लेकिन मैंने कोमलता से ही उनके कंधों पर हाथ रखे और बाहर निकल आया। बाहर आने से पहले मैंने उनमें से एक का लबादा लेकर अपने शरीर पर डाल लिया था। मेरा रुख आर्गेसी व आकाश के शयन कक्ष की तरफ था। थोड़ी ही देर बाद मैं उनके शयन कक्ष के द्वार पर था। आर्गेसी व आकाश अंदर मौजूद थे। शयन कक्ष के द्वार पर तैनात दरबान शायद इस साजिश से अनभिज्ञ थे। वे मेरी हैसियत भी जानते थे, इसलिए जब मैं शयन कक्ष के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने सिर्फ सिर झुका दिए और मैं अंदर पहुंच गया। आकाश आर्गेसी के आगोश में सिर रखे लेटा था और आर्गेसी अंगूर के एक गुच्छे को उसके होठों से लगा रही थी। दोनों एक दूसरे में इतने मगन थे कि उन्हें मेरे कदमों की चाप भी नहीं सुनाई दी। तब मेरे कानों में आकाश की आवाज़ उभरी। मुमकिन है यह भी उसकी अपनी मनगढ़ंत कथा हो। क्या ज़रूरी है कि हम उसकी बात पर विश्वास कर लें? सलामोस खत्म हो गया, वह भी खत्म हो गया जिसने हमें उसका राज बताया था। सो सलामोस का यदि कोई राज था भी तो वह उसके साथ खत्म हो गया। अब इन बातों को दोहराने से क्या फ़ायदा? हमारा मकसद बहरहाल पूरा हो गया है। लेकिन क्या एक बार फिर तुम मेरी दूरदर्शिता की दाद नहीं दोगी आर्गेसी? वह शख्स हमारे लिए एक स्थायी खतरा था। उसकी ज़िंदगी में हम चैन से हुकूमत नहीं कर सकते थे। हमारे दिल उसके खौफ से हमेशा लरजते रहते और हमारी ज़िंदगी में वे खुशियाँ कभी ना आ पाती जिनकी हम इच्छुक थे। मुझे बताओ कि अगर वह मक्कार शख्स कभी खुद को मिस्र का हुक्मरान सिद्ध करने की कोशिश करने लगता तो कोई था जो उसके दावे को रोक सकता? उसे हुकूमत की ख्वाहिश नहीं थी आकाश, वह तो एक सैलानी इंसान था। वह क्या था? क्या तुम उसके बारे में विश्वास से बता सकती हो? शायद नहीं। अब उस पर बहस करने से क्या फ़ायदा? आओ हम भविष्य के लिए खुशगवार प्रोग्राम बनाएं। खतरे मिट चुके हैं और अब खुदाबंद आकाश का कोई मुकाबला नहीं है। आकाश ने करवट बदलकर आर्गेसी की कमर में हाथ डालते हुए कहा, लेकिन करवट बदलने से उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया था। उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थी और फिर दहशत से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके उफनती मादक जज्बात मुर्दा हो गए और वह खौफ से थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल सकी, जबकि आर्गेसी शायद उसकी तरफ से किसी उत्तेजित पहल की प्रतीक्षक थी। आकाश उसी तरह हाँफता रहा। मैं चुपचाप खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा और मुझे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी।
फिर आरगीसी ने आकाश के बदन का कंपन महसूस कर लिया और प्यार से ही उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, तुम भावनाओं में निढाल हो जाते हो आकाश, और यह एक मर्द की शान नहीं है। मर्द तो भेड़िए के रूप में भला लगता है। उसने आकाश को सीधा कर दिया और खुद उसके चेहरे पर झुक गई, लेकिन झुकते झुकते उसकी निगाह आकाश के सफ़ेद चेहरे, फटी फटी आंखों पर पड़ी और वह चौंक गई। क्या बात है आकाश, क्या अचानक तुम्हारी? नहीं नहीं, आकाश दहशत की अधिकारता से बोला, तुम जिंदा नहीं हो, तुम जिंदा नहीं हो। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा और आरगीसी भी एकाएक उछल पड़ी। वह मेरी तरफ मुड़ी और अब उसकी दशा भी आकाश से भिन्न नहीं थी। वह दोनों मुझे देखते रहे, कांपते रहे, और मेरा ख्याल है प्रोफेसर, उन पर जो उस वक्त गुजरा था उनके लिए वही एक पर्याप्त सजा थी। सचमुच वह सख्त मानसिक परेशानी में फंस गए थे। असल में उन्हें हैरत थी कि मैं आँख से जिंदा निकल कैसे आया। क्या यह संभव है कि आँख के भयावह शोले किसी को बचकर जाने दें? और दूसरी बात, अगर मैं जिंदा बच गया हूँ तो अब उनके साथ क्या सलूक करूँगा? मैं भी खामोश था प्रोफेसर। मेरी यह खामोश सजा उनके लिए काफ़ी थी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा सज़ा देना नहीं चाहता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि कहीं खौफ से उनके दिलों की धड़कनें ही बंद ना हो जाए। जब मैं उन्हें माफ़ करने का फैसला कर चुका हूँ तो फिर यह खेल खत्म हो जाना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर एक आसन की तरफ बढ़ गया और फिर आसन पर बैठते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हारे शयन कक्ष में आने के लिए शर्मिंदा हूँ आरगीसी। उन दोनों के निर्जीव चेहरों पर जीवन के लक्षण नजर आए। उन्होंने भय से खुश्क होठों पर जीवा फेरते हुए एक दूसरे को देखा। अपने हवास संभाल लो, जो कुछ तुम कर चुके हो मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बारे में मैं तुम दोनों से थोड़ी बातचीत तो अवश्य ही करूँगा। हम शर्मिंदा हैं आमून के बेटे, आरगीसी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। क्या इससे पहले तुमने मुझे दिल से सूरज का बेटा स्वीकार नहीं किया था आकाश? यह हकीकत है आमून के बेटे, मेरा ख्याल था कि तू एक असाधारण इंसान है और बस। आरगीसी, तुमने? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आरगीसी के होठ फड़फड़ाए, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। अब उस पर शर्मिंदगी का हमला हुआ था। जवाब दो आरगीसी, मैंने गंभीरता से कहा। मैंने भी यही सोचा था। इसके बावजूद कि अब तक मैंने कोई कदम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उठाया, यहाँ तक कि उस वक्त भी जब तुमने मेरे दोस्त सलामोस को भी चालाकी से मार डाला। मैंने तुमसे एक मांग की थी आरगीसी, उसके जवाब में तुमने मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश की। इसकी वजह बताओ। मैं बताऊंगा आमून के बेटे, मैं कहूँगा कि मैं तेरा मुजरिम हूँ। जो कुछ सामने आया, जो हुआ, मैं उससे भयभीत था। हाँ, तुम्हारी जुबान का हिलाना हमारी मौत बन सकती थी, इसलिए मैं आतंकित था और इसीलिए मैंने आरगीसी के साथ मिलकर यह मंसूबा बनाया। लेकिन उस वक्त तक मैं यकीन नहीं कर पाया था कि तू सूरज का बेटा है, और अब तू महान है, तू अजूबा है। आँख के शोरे तेरे बदन को निखारते हैं। अब इसमें कौन संदेह करेगा कि आमोन का तू बेटा नहीं है। ए महान देवता, हमने तुझे स्वीकारा। नहीं, मैं सूरज का बेटा नहीं हूँ। मेरा तुम्हारे देवता से कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं जानता कि आमून कौन है। यह तुम्हारी मान्यता है। तुम कायम रहो, अपने पर विश्वास करो। मैं क्या हूँ यह तुम न जान सकोगे। हाँ, यूँ समझ लो कि मेरी मौत तुम जैसे नश्वर इंसान के हाथ में नहीं है। मैं जिंदा हूँ, जिंदा रहूँगा। तो सुन ने आरगीसी, वही कर जो मैंने कहा है और आकाश के साथ रहकर हुक्मरानी कर। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैंने तुम दोनों की इस हरकत को माफ़ कर दिया है। मैं उठ गया। उन दोनों के चेहरे हैरत की तस्वीर बने हुए थे। तो प्रोफेसर, मैं वहाँ से उठकर मठ में चला आया। अब मैं उन लोगों के सरों पर सवार नहीं रहना चाहता था, लेकिन इसके बाद उन्होंने वही किया जो मैंने कहा था। एक आलीशान मठ मेरे लिए बनवाया गया, जो आज भी नील नदी के किनारे खंडरों में मौजूद है। उसे भी लोग फारून का मकबरा ही समझते हैं, क्योंकि उसका इतिहास कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन तुम आज भी उसे देख सकते हो। वहाँ मेरी निशानियाँ मौजूद हैं। एक लंबी मुद्दत तक वहाँ रहकर मैंने इतिहास के उस पहले युग के बारे में अनुभव एकत्र किए थे। मैंने मिस्र के एक लंबे इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। आकाश और आरगीसी का दौर खत्म हुआ। प्राचीन साम्राज्य का सिलसिला
तीसरे से छठे शाही खानदान तक सीमित रहा। यह दौर ईसा से 2700 वर्ष पूर्व से 2200 वर्ष पूर्व तक रहा। फिर एक शताब्दी तक मिस्र अनिश्चितता व अराजकता का शिकार रहा और फिर 2000 वर्ष ईसा पूर्व में आकर कहीं फारूनी साम्राज्य पुनः मजबूत हो सका और सदियों तक उसका सूरज चमकता रहा। फिर कहमोस ने मिस्र पर हमला किया और उसे फतेह कर लिया। ये एशिया के रहने वाले थे, अत्यंत बहादुर व जाबाज। लेकिन 17वें खानदान ने कहमोस को पराजित कर पुनः अपना राज्य स्थापित कर लिया, जो 1980 से लेकर 1590 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा। इस बीच मिस्रियों ने बहुत से इलाके जीते। फिलिस्तीन व शाम अब उनके कब्जे में थे, लेकिन बाद में फारून उन इलाकों को खो बैठे और एक बार मिस्र फिर अजनबी हाथों में चला गया। फिर कहीं जाकर 25वां खानदान ही अपने आप को सुदृढ़ कर पाया। यह जैस से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन 26वां खानदान मिस्री था, जिसे संत कहते हैं। अंततः मैं वहाँ उकता गया। मैंने नई सभ्यताओं की तलाश का फैसला कर लिया। उस दौरान अजनबी विजेता भी मेरे दोस्त रहे थे। वे मेरा सम्मान करते थे। यूँ समझो कि वह सम्मान करने को विवश थे। मैं उनसे उनकी धरतियों, उनके देशों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करता रहा। मुझे आसपास के दूर दूर के बहुत से क्षेत्रों की जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी थी। उस दौर के उन्नत लोगों के उस देश से मैं रवानगी के लिए तैयार हो गया। महत्वपूर्ण घटनाओं व रहस्यमय इंसानों की धरती छोड़ते हुए मुझे कोई दुख नहीं था। मैं अपने आप में सीमित तो रह नहीं सकता था। इस मुल्क की दिलचस्पियों ने एक लंबे समय तक अपने में मुझे फंसाए रखा था। अब मैं इस कैद से निकल जाना चाहता था। मैंने यह सब आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की जो मेरी उपलब्धि थी, मेरी पूजा थी, और रवानगी के लिए तैयार हो गया। मुझे किसी को सूचित करने की ज़रूरत तो न थी। हालांकि उस वक्त का फारून बाओस मेरा घनिष्ठ मित्र था। वह मेरे श्रद्धालुओं में से था और सप्ताह में एक बार मेरी सेवा में उपस्थित हो अपनी समस्याएं बयान करता था। मैं उसका मार्गदर्शन कर देता था और मेरे मशवरों से प्राय सफलता ही मिली थी उसे। उसने मेरे मठ को नए सिरे में बनवाया था और उसमें उसने मेरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कराए। लेकिन यहाँ से रवानगी के लिए मैंने उससे सलाह तक न ली थी। मैं जानता था कि बाओस मुझे जाने की इजाज़त नहीं देगा। वह मेरा इस कदर भक्त था कि उसने अपनी सबसे सुंदर पत्नी जूफा को पूर्णतः मेरी सेवा में दे रखा था। दुबले पतले व नाजुक बदन वाली यह लड़की मेरे सामिप्य से आसमानों की सैर करने लगती थी। लेकिन प्रोफेसर, मैं किसी एक औरत के लिए खुद को पाबंद तो नहीं रख सकता था। मैं अपने उद्देश्य, अपने मिशन पर एक औरत को भारी होने देना नहीं चाहता था। एक रात मैंने चुपचाप वह मठ छोड़ दिया और अपना सामान लेकर चल पड़ा। एक काला शक्तिशाली घोड़ा मुझे लेकर अज्ञात रास्तों पर चल पड़ा, लेकिन वे रास्ते मेरे लिए अनजान नहीं थे। मैं इन रास्तों की कहानियाँ सुन चुका था। मेरा रुख सभ्यता के अन्य केंद्रों की तरफ था। यहाँ के बारे में मेरा ज्ञान तब काफ़ी विस्तृत था। तो प्रोफेसर, हर धरती पर हंगामे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। आवारा हवा के झोंकों की तरह मैं जाने किधर किधर मंडराता रहा। जाने धरती का वह कौन सा गोशा था जो मेरे बदन की खुशबुओं से महका था और जहाँ के हंगामे में मैंने अस्तित्व भाग लिया था। एक लंबे समय के बाद मैं फिर हंगामों के मध्य था। नई धरतियाँ, नए लोग, नए हंगामे। पर प्रोफेसर, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम लोग थक गए होंगे। और प्रोफेसर चौंक पड़ा। उसे मिस्र की रहस्यमय धरती, आतंकपूर्ण वातावरण से निकल आने पर तीव्र आश्चर्य हुआ। वह तो खुद को उस रहस्यमय धरती पर मौजूद महसूस कर रहा था, सशरीर व सक्रिय ही, और फारूनों के उस दौर में अपने आप को देख रहा था। एक रोमांचक ख्वाब की मानिंद सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। लेकिन अब अचानक ही जैसे फिल्म चलते चलते रुक गई हो और वह आश्चर्य से आंखें फाड़कर अपने इर्द गिर्द देख रहा था। कुछ ऐसी ही मनोदशा संभवतः उन दोनों लड़कियों की भी थी। लेकिन कुछ देर बाद वह अपने हवास में आ गए और प्रोफेसर के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अजीब दास्तान है, निसंदेह ही विश्व की सबसे आश्चर्यजनक दास्तान है, क्योंकि इसमें सुनाने वाले की आंख उस गाथा के एक एक चरित्र, एक एक पात्र को देखती है, उसे महसूस करती है, उसकी आंखों में जज्ब होकर वातावरण में खो जाती है। निसंदेह मैं नील नदी के किनारे तुम्हारे मठ में था,
जहाँ से नदी की लहरों के टकराने का स्वर साफ सुनाई दे रहा था। और अब अचानक यूँ महसूस होता है जैसे मुझे वहाँ से हाथ पकड़कर यहाँ लाया गया हो। वह मुस्कुराने लगा। वह दिन हमारी दास्तानों के शेष दिनों से बहुत भिन्न है प्रोफेसर, क्योंकि इस एक दिन में कई सदियां सिमटी हुई हैं। हाँ, यह सदियों की दास्तान है। मिस्र में उस दौरान जितने फ़ारून आए, उनके समय में जो कुछ हुआ, अगर मैं उनका विवरण बताने बैठ जाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। हर फ़ारून अपनी अलग कहानी रखता है, लेकिन वे कहानियाँ मैंने अपनी किताब में सुरक्षित कर रखी हैं। मेरी किताब सदियों की किताब है प्रोफेसर। निसंदेह, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, एक गहरी सांस लेकर प्रोफेसर ने कहा। वह मुस्कुराते हुए उन तीनों को देख रहा था। फिर उसने कहा, क्या तुम्हारा माहौल, तुम्हारी दुनिया आसानी से इस दास्तान पर यकीन कर लेगी? तुम जो मेरे साथ होगे, मैं तुम्हें बतौर सबूत पेश कर दूंगा। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाओगे प्रोफेसर? हाँ, तब तुम नई दुनिया देखने के लिए यहाँ से कदम बाहर निकालोगे। तो मैं तुमसे अनुरोध करूंगा कि इस दुनिया को तुम पहली बार मेरे साथ देखो। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे निमंत्रण को शुक्रिया, लेकिन क्या तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगे? ज़रूर सुनूंगा। तुम्हारी दास्तान में यह अंतराल तो मुझे कतई नहीं भाते। बहरहाल ठीक है, हम आराम कर लें, उसके बाद फिर तुम्हारी आप बीती सुनेंगे, प्रोफेसर दयाल ने कहा। और फिर वह अपनी बेटियों के साथ उठ गया। तो यह था राज भारती द्वारा प्रस्तुत अग्निपुत्र सीरीज़ का महादंड उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।